सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। बीए थर्ड के विद्यार्थियों के लिए आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं उसके बारे में हम पहले 2 वीडियो में बात कर चुके हैं। इस टॉपिक का ये हमारा तीसरा वीडियो है। हमारे टॉपिक का नाम है आर्थर लुईस का मॉडल, वो भी द्वैत अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। इस टॉपिक के हमने 2 वीडियो बना लिए थे और ये इस टॉपिक का तीसरा वीडियो है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहूँगी कि हमने इसके बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले जब मैंने 2 वीडियोस बनाए थे इस बारे में, तो मैंने आपको ये बताया था कि द्वैत अर्थव्यवस्था होती क्या है। क्यों? क्योंकि आर्थर लुईस ने आर्थिक विकास का जो मॉडल दिया है वो द्वैत अर्थव्यवस्था के संदर्भ में दिया है। तो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि द्वैत अर्थव्यवस्था क्या होती है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि कौन से श्रमिक जीवन निर्वाह क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र की तरफ जाएंगे और वहाँ पे प्रोडक्शन का कार्य करेंगे और वहाँ पे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि पूंजीवादी क्षेत्र में जब जीवन निर्वाह क्षेत्र से श्रमिक जाएंगे तो वहाँ पे श्रमिकों का पूर्ति वक्र किस प्रकार का होगा, उनको मिलने वाली मजदूरी दर कैसे होगी। अब इस वीडियो में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि श्रम की पूर्ति जब जीवन निर्वाह क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र की ओर होगी तो उस पूर्ति से किस प्रकार देश का आर्थिक विकास होगा। तो इसे हम एक ग्राफ के द्वारा शो करेंगे। देखिए चित्र में अब हम ये दर्शाने जा रहे हैं कि श्रम की असीमित पूर्ति से किस प्रकार एक द्वैत अर्थव्यवस्था में विकास होगा। द्वैत अर्थव्यवस्था का अर्थ मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर 2 आर्थिक क्षेत्र एक साथ काम करते हैं। एक तो होता है जीवन निर्वाह क्षेत्र, जिसे हम कृषि क्षेत्र भी कह सकते हैं, और दूसरा क्षेत्र होता है पूंजीवादी क्षेत्र, जिसे हम उद्योग जगत भी बोल सकते हैं, उद्योग क्षेत्र भी बोलते हैं। तो ऐसी जो अर्थव्यवस्था होती है जहां पर ये दोनों क्षेत्र पैरेलल होते हैं लेकिन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं होता, उसे हम द्वैत अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह क्षेत्र बहुत ज़्यादा श्रम रखता है और यहाँ पर श्रम की जो मजदूरी दर है वो बहुत कम होती है, और पूंजीवादी क्षेत्र में श्रमिक कम होते हैं और लेकिन यहाँ की मजदूरी दर इस जीवन निर्वाह क्षेत्र की तुलना में ज़्यादा होती है। तो आर्थर लुईस ये कहते हैं कि इस क्षेत्र में जो एक्स्ट्रा श्रमिक है उसको यहाँ से निकालकर पूंजीवादी क्षेत्र में लाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जाए, जिससे आगे लाभ उत्पन्न हो, लाभ से निवेश हो, निवेश से पुनः उत्पादन हो और इस प्रक्रिया में रोजगार में और आय में वृद्धि हो। परिणाम स्वरूप क्या होगा? अर्थव्यवस्था का विकास होगा। तो इसको समझाने के लिए जो बाकी के भी प्रोसेस थे वो हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हम सिर्फ इतना सा पढ़ेंगे कि किस प्रकार जीवन निर्वाह क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र की ओर श्रमिक आएंगे और डेवलपमेंट होगा। देखिए एक्स अक्ष पर हमने श्रमिकों की मात्रा ली है जो कि पूंजीवादी क्षेत्र में आएगी। अब ये जो चित्र है ये पूंजीवादी क्षेत्र से रिलेटेड है। एक्स अक्ष पे उन श्रमिकों की मात्रा ली है जो पूंजीवादी क्षेत्र में आएंगे। पूंजीवादी क्षेत्र के लिए ये WN श्रम का पूर्ति वक्र है जो एक्स अक्ष के समानांतर है, जो यह बताता है कि इस पूंजीवादी क्षेत्र में लगातार जीवन निर्वाह क्षेत्र से श्रमिक आ रहे हैं, श्रमिकों की कोई कमी नहीं है, इसलिए श्रमिकों का पूर्ति वक्र सीधा हो गया है। और ये आप पढ़ ही चुके हैं फर्स्ट ईयर में कि जिस वस्तु की मांग या पूर्ति असीमित होती है उसका मांग या पूर्ति वक्र एक्स अक्ष के समानांतर हो जाता है। OW पूंजीवादी क्षेत्र में मजदूरी दर है जो निर्धारित कर दी गई है कि जीवन निर्वाह क्षेत्र से जितने भी श्रमिक इस क्षेत्र में आएंगे उन श्रमिकों को मजदूरी दर कितनी दी जाएगी? OW दी जाएगी। क्लियर? चूंकि पूंजीवादी क्षेत्र में मजदूरों की जरूरत है और जहां पर मजदूरों की जरूरत है प्रोडक्शन के लिए, वहां पर उन मजदूरों की सीमांत उत्पादकता हमेशा ऊंची ही होगी मजदूरी दरों से। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि खेप वाई खेप, यानी पहले एक ग्रुप आएगा फिर दूसरा ग्रुप आएगा। तो सबसे पहले जो ये हरा वाला ग्राफ है ये क्या है? पहली बार में जितने श्रमिक पूंजीवादी क्षेत्र से
जीवन निर्वाह क्षेत्र से पूंजीवादी क्षेत्र की ओर लाए गए हैं, उन श्रमिकों का ये सीमांत उत्पादकता ग्राफ है, जो ये बताता है कि जैसे जैसे उन श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा काम पे लगाया जाएगा, उनकी सीमांत उत्पादकता गिरती जाएगी। और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सीमांत उत्पादकता अधिक से अधिक श्रमिक लगाने पर गिरती जाती है। अब देखिए, पूंजीवादी क्षेत्र में श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी OW है। जीवन निर्वाह क्षेत्र से जो श्रमिक लाए गए हैं उनका सीमांत उत्पादकता ग्राफ MPL फर्स्ट है। ये ग्राफ ये बताता है कि यदि श्रमिकों की OC मात्रा को काम पर लगाया जाए, और पहले एक बात और क्लियर कर दूं, कितने श्रमिक काम पर लगाए जाएंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि जहां पर मजदूरी दर बराबर हो जाए, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता के केवल उतने ही श्रमिक एक बार में लगाए जाएंगे काम पर। क्लियर? यहाँ पर हम देखते हैं श्रमिकों का सीमांत उत्पादकता वक्र ABMPL है। श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी OW है, चाहे तो OW कह दीजिए या CB कह दीजिए। इस B पॉइंट पर श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता ग्राफ टच कर रहा है मजदूरी दर की मैक्सिमम हाइट को, यानी कि श्रमिकों की मात्रा OC लगाई जाएगी। क्लियर? तो क्या मतलब हुआ? OC श्रमिकों की मात्रा लगाए जाने पर OC श्रमिक जो टोटल प्रोडक्टिविटी देंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटियों का संचयी जोड़ ही टोटल प्रोडक्टिविटी होता है, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो पर पॉइंट पर है, लेकिन जब सारे को जोड़ लेंगे तो ये टोटल प्रोडक्टिविटी को बताएगा। तो OC श्रमिक ने टोटल जो प्रोडक्शन किया है वो है OCBAW एरिया। ये पूरा का पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया है ये पूरा का पूरा OC श्रमिकों के द्वारा किया गया उत्पादन को दर्शाता है। ये पूरा एरिया कितना है? ये एरिया OCBAW। क्लियर? लेकिन इस उत्पादन में से पूंजीवादी क्षेत्र ने OCW इतना एरिया मजदूरी में चुका दिया, तो कितना एरिया बचा? WBA। ये एक्स्ट्रा कमाई हो गई या लाभ हो गया या प्राप्ति हो गई पूंजीवादी क्षेत्र को। क्यों? क्योंकि वो वहां से उठाकर श्रमिकों को यहाँ लेके आए थे। क्लियर? प्रथम चरण में उद्योगपतियों ने WBA एरिया कमा लिया जीवन निर्वाह क्षेत्र से श्रमिकों को लाकर। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर जब इन पूंजीपतियों को ये लाभ मिला है तो वे इस लाभ को पुनः निवेश करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्पादन करने के लिए श्रमिकों के साथ साथ पूंजी की भी आवश्यकता होती है। तो इन श्रमिकों को पुनः आगे से लाया जाएगा और पुनः इनको काम पर लगाया जाएगा इस अतिरिक्त पूंजी के साथ, इस एक्स्ट्रा के साथ। अब हम ये मानते हैं कि अब पुनः जब श्रमिक लाए गए हैं उनका सीमांत उत्पादकता ग्राफ कितना है? MPL2। ठीक है? अब आप इस एरिया को भूल जाइए। आगे के जो श्रमिक लाए गए हैं उनका जो सीमांत उत्पादकता है वो कितनी है? MPL2 द्वारा प्रदर्शित हो रही है। वही इन श्रमिकों में से, जिन श्रमिकों का ये सीमांत उत्पादकता ग्राफ है, उनमें से कितने श्रमिक काम पे लगाए जाएंगे, उसके लिए हम इसी शर्त को फॉलो करेंगे। हम ये देखते हैं कि ये शर्त कहाँ फॉलो हो रही है? बिंदु E पर मजदूरी दर बराबर है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के, यानी कि OD श्रमिकों को काम पे लगाया जाएगा। जब OD श्रमिकों को काम पे लगाया गया है तो सभी श्रमिकों ने मिलकर कितना प्रोडक्शन किया? ये पूरा का पूरा एरिया। लेकिन इस एरिया में से नीचे वाला एरिया कहाँ गया? ये मजदूरी की दर में चला गया। तो फिर एक्स्ट्रा कितना कमाया? EWF। अब यहाँ पर क्या हुआ? टोटल जो उत्पादन की वैल्यू है वो है ODEFW,
लेकिन इनमें से मजदूरी में कौन सा एरिया चला गया, ODEW एरिया चला गया, तो शेष कौन सा बचा, WEF। ये क्या है, ये एक्स्ट्रा पूंजीपतियों के द्वारा कमाया गया है। अब पूंजीपति क्या करेंगे, इस एक्स्ट्रा को पुनः लगाएंगे और पुनः प्रोडक्शन का कार्य शुरू होगा। तो क्या बात समझ में आई कि हर चरण में श्रमिकों को जीवन निर्वाह क्षेत्र से लाया जाता है और उनको पूंजीवादी क्षेत्र में लगाया जाता है, उनको मजदूरी दरें दी जाती है, लेकिन फिर भी पूंजीपति यहाँ पर एक्स्ट्रा लाभ कमाते हैं और उसको पुनः प्रोडक्शन के कार्य में लगाते हैं, और जिससे आगे से आगे लाभ उत्पन्न होता है और अर्थव्यवस्था का विकास होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये आपका जीवन निर्वाह क्षेत्र हो गया, ये आपका पूंजीवादी क्षेत्र हो गया, यहां से जितने भी श्रमिक हैं उनको यहां काम पे लगाया जाएगा। एक्स्ट्रा श्रमिक है, एक्स्ट्रा सारे नहीं उठा के लाए जाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा श्रमिक है उनको यहाँ पर काम दिया जाएगा, जिससे क्या होगा, उत्पादन होगा, ठीक है, लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, आय उत्पन्न होगी, इधर उत्पादन होगा तो लाभ होगा, लाभ को निवेश किया जाएगा, निवेश से पुनः उत्पादन होगा, पुनः रोजगार और आय की वृद्धि होगी। इस प्रकार ये विकास का क्रम चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक्स्ट्रा श्रमिकों को पूंजीवादी क्षेत्र में लाया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि यहाँ से कब तक श्रमिकों को उठाकर पूंजीवादी क्षेत्र की ओर लाते रहेंगे और विकास करते रहेंगे। तो एक प्रश्न उठता है कि ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, जब तक जीवन निर्वाह क्षेत्र में श्रमिकों की पूर्ति खत्म ना हो जाए। इसके बाद श्रम की कमी के कारण मजदूरी दरें बढ़ेंगी, यहाँ पर लाभ घटने लगेंगे और विकास की गति भी कम हो जाएगी, लेकिन बेरोजगारी तो पूर्णतया खत्म हो ही जाएगी। क्लियर? इस प्रकार आर्थर लुईस ये कहते हैं कि विकास होगा। तो हमने यहाँ क्या क्या पढ़ा, हम जीवन निर्वाह क्षेत्र में श्रमिक बहुतायतता से हैं, लगभग बेरोजगार ही हैं। यहां से श्रमिकों को उठाकर पूंजीवादी क्षेत्र में लगाया जाएगा। पूंजीवादी क्षेत्र में लगाने से आय, रोजगार, उत्पादन सभी कुछ बढ़ेगा और विकास होगा। लेकिन विकास कब तक चलेगा? जब तक इस क्षेत्र में श्रमिकों की एक्स्ट्रा पूर्ति खत्म ना हो जाए। जब एक्स्ट्रा पूर्ति खत्म हो जाएगी तो उससे क्या होगा? विकास की गति रुक जाएगी, लेकिन लास्ट में जो परिणाम क्या मिलेगा कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो यही आर्थर लुईस का मॉडल है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। अब हम जो अगला टॉपिक लेंगे वो फायर एंड इसका मॉडल लेंगे, अगर आपके सिलेबस में है तो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।